जीएसटी और आम आदमी हम कह रहे हैं, तो मनीष जी से बेहतर कौन होता। लेकिन दरअसल इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज जान लेना चाहती हूं। आपने तारीफ भी बहुत की थी, कहा था जीएसटी की जरूरत भी है, लेकिन बुराई भी उसके बाद खिंचाई भी कर दी सरकार की। तो समझ नहीं आ रहा आप किसकी साइड है। आइडिया अच्छा है, इंप्लीमेंटेशन खराब है। मैं आइडिया की साइड हूं, इंप्लीमेंटेशन के खिलाफ हूं। जिस तरह के प्रोसेसेस अपनाए गए हैं, मैं मीटिंग्स में रहा हूं, बहुत सारी चीज़ें मैंने रखी हैं, बहुत सारी चीज़ें मानी गई हैं, बहुत सारी नहीं मानी गई हैं। और तो जो 2-3 चीज़ें हैं इसमें, जैसे हम वन टैक्स वन नेशन की बात कर रहे थे। आज वन टैक्स वन नेशन के नाम पे 0% से लेके 28 और देखें तो 40% तक टैक्स के कई 6-7 स्लैब्स हो गए हैं। ठीक है, भारत बहुत बड़ा देश है, इकोनॉमी बहुत डाइवर्सिफाइड है। आप हमेशा वन टैक्स वन नेशन के आइडिया से मतलब इतना स्ट्रिक्ट होकर मैरी नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये भी देखने की जरूरत है कि 28% टैक्स चाय में डिबो के खाने वाले बिस्किट पे कौन दे पाएगा। घर के पंखे खरीदने से लेकर एक आम आदमी जब अपना घर बनवाता है, वो पूरे घर में टाइल्स मार्बल नहीं लगवा पाता। वो सोचता है कि मेरे बजट में इतना है कि मैं अपना किचन ठीक करा लूं मार्बल लगवा के, या टाइल्स लगवा के, और वॉशरूम ठीक करा लूं टाइल लगवा के। वहां पे उसको जब वो मार्केट में जाएगा 10,000 रुपए की टाइल खरीदने, दुकानदार उससे पूछेगा साहब 10,000 रुपए की कॉस्ट है और 28% टैक्स लगा के करीब 13,000 रुपए का पड़ेगा। वो बोलेगा बिना टैक्स के दे सकते हो क्या। सो ये जो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन है, आपके कहने का मतलब है कि वो जो अभी जो स्थिति है कि आप बिल के साथ ले सकते हैं या बिल के बिना ले सकते हैं, ये गुंजाइश जारी रहेगी। गुंजाइश रहेगी। आम आदमी को आप इतना टैक्स क्यों करना चाहते हो। जीएसटी इस देश के लिए बड़ा टैक्स रिफॉर्म है या इस देश की सरकारों की आमदनी बढ़ाने का टैक्स रिफॉर्म है, पहले यह तय करना पड़ेगा। अभी क्या दिख रहा है। अभी तो मुझे लगता है सारा फोकस सरकार की आमदनी बढ़ाने पे, जो बढ़ेगी नहीं। आई कैन फोरसी। देखिए, एक बेसिक प्रिंसिपल है, मैं बहुत बड़ा कोई ना मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूं, ना मैं कोई टैक्सेशन का एक्सपर्ट हूं, लेकिन 2 साल से 2.5 साल से मैं दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में काम कर रहा हूं। मेरे पास में बहुत सारे लोग आते हैं। पहली बार जब मैं बजट पेश करने जा रहा था, मेरे पास लोग आए, साहब आपने इन चीजों पे 12% टैक्स कर रखा है, आप इसको 5% कर दीजिए, हमारी जिम्मेदारी है, आपको इस सेक्टर से टैक्स कलेक्शन कम नहीं होने देंगे। तो 2-3 आइटम्स पे हमने उनके प्रॉमिस पे यकीन करके टैक्स कम कर दिया, 5% कर दिया, 12% से सीधे। अगले साल हमने उसका पूरा सेक्टर स्टडी किया, उसमें हमारा टैक्स कलेक्शन 7% रेट कम करने के बावजूद टैक्स कलेक्शन बढ़ा। अगली बार हमने और चीजों पे कम कर दिया। मैं आपको डेटा देता हूं, जब हम सरकार में आए थे, हम 32,000 करोड़ रुपए के टैक्स बजट पे थे। 32,000 करोड़ का दिल्ली का बजट था। हमने पिछले 3 बजट में, 2.5 साल में 3 बजट पेश कर चुके हैं। 3 बजट में 1 रुपए भी टैक्स बढ़ाया नहीं है। 12% से बहुत सारे प्रोडक्ट, 12.5% जनरल टैक्स था दिल्ली में, 12.5% से बहुत सारे कमोडिटीज पे 5% के टैक्स कर दिए, और उसके बावजूद हम 32,000 करोड़ के बजट से 48,000 करोड़ के बजट पे पहुंच गए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि आप टैक्स रेट हाई रखिए तो ज्यादा टैक्स आएगा, नहीं तो फिर सरकारें कैसे चलेंगी। मैं कहता हूं आप लोगों के घरों की चिंता करिए, लोगों के घर कैसे चलेंगे। लोगों के घर अगर ठीक से चलते रहे तो सरकारें भी चल जाएंगी। लेकिन सारी चीजें महंगी नहीं हो रही हैं। कई ऐसी चीजें हैं जो उस दायरे में आई हैं जिन पर टैक्स ज्यादा लग रहा था और अब वो कम हो जाएगा। मुझे तो कोई जनोपयोगी चीज नहीं दिखती। कपड़े पे पहले टैक्स नहीं था, आजादी के इतिहास में पहली बार कपड़े पे टैक्स लगाया जा रहा है। एक आप हिंदुस्तान देखिए, आइडिया बहुत बड़ा है जीएसटी। बड़े सपनों का हमेशा समर्थन करना चाहिए, लेकिन बड़े सपनों को सच करने के लिए बड़ी हिम्मत दिखाने की जरूरत पड़ती है। बड़ी हिम्मत ये थी, केंद्र सरकार खड़े होकर कहती अब हम तय करते हैं कि मैंने आइडिया दिया था कि हम 12% टैक्स पे जाएंगे, हर चीज पे हम 12% टैक्स करेंगे। मैंने 10% कहा था, 12 कर सकते थे क्योंकि इन्होंने 12 का स्लैब बनाया। आप मैक्सिमम चीजों पे 12% टैक्स कर दीजिए। कोई भी आदमी फ्लैट रेट जाए, मार्केट में जाए, उसको बताओ 12% टैक्स लगेगा। 6% में राज्य सरकार, 6% पे केंद्र सरकार के पास में, टैक्स पेयर की संख्या बढ़ेगी आपके। और सस्ती वस्ती कुछ नहीं हो रही है अभी मार्केट में, अभी पता चल जाएगा। सस्ता कुछ नहीं हो रहा है, हर चीज कहीं ना कहीं महंगी होने जा रही है। मेरे को यह भी चिंता है, एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आम व्यापारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, आपने आटा महंगा कर दिया, आपने अनाज दाल सारी चीजें सब पे टैक्स लगेगा, पहले नहीं लगता था लोअर रेट की चीजों पे। आपके आम आदमी की चप्पलों पे टैक्स लग रहा है, आम आदमी के कपड़े पे टैक्स लगने वाला है। छोटी छोटी घरेलू चीजें, घर के स्विचेस, घर के पंखे, घर के वायर, केबल वायर, इन सब चीजों पे आप 28% टैक्स देने वाले हैं, जबकि पहले 12% होता था। दिल्ली में तो 5% होता था।
तो इन सब चीजों को आप महंगा करके आप सोच रहे हैं कि आपका टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा। मैं आज आपको कह रहा हूं कि इससे ग्रे मार्केट बढ़ेगा, टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ने वाला है। आपने हालांकि अरुण जेटली की तारीफ भी की थी कि वो ओपन है और सुनते हैं आइडियाज, तो ये आइडियाज सुने बस माने नहीं। बहुत सारे माने, लेकिन जो मेजर ये हैं आम आदमी को अफेक्ट, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में रखी, और मैं अरुण जेटली जी की तारीफ करता हूं इसलिए कि जिस तरह से उन्होंने मीटिंग्स कंडक्ट की, मैं 16-17 मीटिंग्स में बैठा, मैं दिल्ली का फाइनेंस मिनिस्टर, बाकी राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर कभी भी कुछ कहते थे तो हमेशा उसको सुनना, उस पर बहस करना, उसको प्रॉपर टाइम देना, वो हुआ। लेकिन अल्टीमेटली बड़ा डिसीजन जो होना चाहिए था, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि अगर आप बड़ा सपना देखते हैं तो फिर बड़े डिसीजन लेने की हिम्मत रखिए। आप बड़ा सपना देख के बड़े डिसीजन नहीं लेंगे तो मैसअप होगा। वो मैसअप जीएसटी से हो सकता है, मुझे डर है। और दूसरा डर, देखिए दूसरा डर मुझे इस चीज का भी है कि थोड़ा सा लास्ट मिनट की तैयारियां, कोई भी चीज होती है आप एक डेट डिसाइड कर देते हो, लास्ट मिनट की तैयारियां हमेशा रहेंगी। आप कुछ भी कर लीजिए, आप प्रोग्राम तय करते हैं उससे पहले कल शाम जितनी तैयारियां की होंगी 10 दिन पहले नहीं कर रहे होंगे। लेकिन लास्ट मिनट की तैयारियों में आप जितने बड़े पैमाने पर जीएसटी को, मतलब जितने बड़े देश में जीएसटी लाया जा रहा है उसकी तैयारी देखिए। 2 दिन पहले मैं जीएसटीएन के चेयरमैन का एक फाइनेंशियल न्यूज़पेपर में इंटरव्यू पढ़ रहा था। we don't have time, so we don't have time to check the software now, test the software। अरे देश के अरबों खरबों रुपए का कारोबार करने वाले तमाम बिजनेसमैन से लेकर छोटे छोटे व्यापारियों तक का कारोबार और उसका टैक्सेशन जिस सॉफ्टवेयर के हवाले करने जा रहे हो, सारे राज्य और केंद्र सरकारों का टैक्सेशन सिस्टम जिस सॉफ्टवेयर के हवाले करने जा रहे हो, अगर किसी कारणवश आपको लगता है कि आप उसका टेस्ट नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, तो आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा। यू कांट मैरी टू डेट्स, यू हैव टू मैरी टू बेटर इंप्लीमेंटेशन। अचानक जीएसटी के चेयरमैन अगर ये इंटरव्यू दे रहे हैं कि साहब हमारे पास टाइम नहीं है अब टेस्ट करने का, तो आपको भी लगता है कि कुछ दिनों का इंतजार होना चाहिए था जीएसटी को? अगर वाकई ये स्थिति है कि टेस्ट नहीं किया गया सॉफ्टवेयर, तो इससे पहले कि हम बाद में चीजों को फायर फाइटिंग में जाके फिक्स करें, बढ़ा देते डेट्स। आप जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बुला लेते हैं, भारत सरकार में बैठ के डिसीजन लेते हैं, साहब हमारा सॉफ्टवेयर टेस्ट नहीं हुआ, हम 2 महीने डेट्स और बढ़ा रहे हैं, 1 महीने बढ़ा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि डेट हमेशा लास्ट मिनट की तैयारियां होंगी, लेकिन 2 दिन पहले अगर आप ये स्टेटमेंट दे रहे हो कि हमारे पास टाइम नहीं है सॉफ्टवेयर टेस्ट करने का, मुझे लगता है इससे बड़ी गलती जीएसटी में कुछ नहीं हो रही होगी। और इसका खामियाजा, अगर ये सच है, ईश्वर ना करे, लेकिन अगर ये सच है तो जीएसटी का व्यापारियों से लेकर सरकारों तक को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। देखिए, जहां तक जनता का सवाल है, दिक्कत ये हो जाती है कि जीएसटी को इतना एक कॉम्प्लिकेटेड चीज के तौर पर, टैक्स से जुड़ी हुई कोई भी चीज आम लोगों के लिए इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि लगता है कि अरे जब आखिरकार पैसे देने होंगे तब देख लेंगे। अभी वही स्थिति हो रही है। कारोबारी उसे पढ़ चुके हैं या जिस भी तरीके से सड़कों पर आए हैं वो आंदोलित हो रहे हैं, लेकिन जो आम लोग हैं उन्हें लग रहा है कुछ दिन इंतजार कर लेते हैं, देख लेते हैं। दिल्ली सरकार क्या उन आम लोगों की मदद के लिए, क्योंकि आपका फेसबुक लाइव मैंने देखा है जिसमें आपने कोशिश की है लोगों को समझाने की और ट्रेनिंग की बात आप कर रहे हैं, दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के फैसले का भले ही उसको क्रिटिसाइज कर रही है, लेकिन क्या आप उस फैसले में साथ खड़े हैं कि हां हम उन तैयारियों में आपकी मदद करेंगे? बिल्कुल करने की जरूरत है, क्योंकि अब जब जीएसटी लागू हो रहा है, आप मेरे प्रोसीजर पे नाराजगी है, जीएसटी पे अच्छा है बट प्रोसीजर पे मुझे आपत्तियां हैं, नाराजगी मुझे इस पूरे आइडिया पे नहीं है। अगर इन प्रोसीजर्स को और ठीक कर लिया जाता और थोड़ा और बोल्डली सोच लिया जाता कि अब 28% टैक्स नहीं होगा, 18% टैक्स नहीं होगा, 12% टैक्स का प्रयोग करके देखते हैं, आपको 2 महीने में लगता है टैक्स नहीं आता, आप फिर बैठ जाते जीएसटी काउंसिल के साथ, आप फिर आ जाते साहब ये 12% पे तो हमें लग रहा है सरकारों को घाटा हो जाएगा, बढ़ा लेते हैं। सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स को भी सरकारें चलानी है, सब कहते हैं कि हाँ ठीक है बढ़ा लेते हैं, पर वो फर्म एटीट्यूड नहीं दिखा। दूसरा, आप कह रहे हैं कि सरकार क्या करेगी, मुझे लगता है कि अब क्योंकि जीएसटी एक रियलिटी होने वाला है, 1 जुलाई से लागू हो रहा है, हम देश के छोटे छोटे ट्रेडर्स से, मतलब दिल्ली के छोटे छोटे ट्रेडर्स से लेके आम लोगों के बीच जितनी भी अवेयरनेस फैला सकते हैं, जितनी उनकी ट्रेनिंग्स कर सकते हैं, जितनी उनकी हैंड होल्डिंग कर सकते हैं, हम पहले से कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो ये जो गलतियां और फर्मनेस की कमी आपको दिख रही है, ये धीरे धीरे सॉर्ट आउट नहीं हो सकती है? हो सकती है, अभी भी हो सकती है। आज शाम को जीएसटी काउंसिल की बैठक है, हो सकता है मैं भी कह सकता हूं, और हो सकता है अरुण जेटली जी उसके लिए तैयार हो जाएं कि अच्छा चलो ठीक है, अब जो डिसाइड किया सो किया, अब ऐसा करते हैं हम टैक्स को नीचे ले आते हैं। 28% टैक्स देश के आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा है। 28% टैक्स देने से बेहतर है वो सोचेगा मैं किसी ऐसे दुकानदार से खरीदारी कर लूं जो मुझे बिना बिल के सामान दे दे। शराब को इसके दायरे से बाहर रखने पर भी आपने बहुत तीखे सवाल उठाए हैं। शराब और रियल एस्टेट
रियल एस्टेट के कारोबार का तो मतलब शराब भी उसमें से ये है कि शराब में भी क्योंकि बहुत ब्लैक मनी लगता है और रियल एस्टेट में भी देश में बहुत ब्लैक मनी है। मैं बार बार कहा कि आप रियल एस्टेट में चाहे नोशनल लीजिए, चाहे रजिस्ट्री के ऊपर 1% जीएसटी लेके चलिए, लेकिन रियल एस्टेट के कारोबार को आप जीएसटी के दायरे में लाइए, वरना आप, अब बड़ा अजीब है, आप सीमेंट पे जीएसटी लगा रहे हैं, आप आयरन पे जीएसटी लगा रहे हैं, आप ब्रिक्स पे जीएसटी लगा रहे हैं, आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे जीएसटी लगा रहे हैं, लेकिन जब वो फ्लैट बन के तैयार हो जाएगा वो जीएसटी के दायरे में नहीं है। वहां किसी को नहीं पता साहब कितनी कोठियां बनी, कितने फ्लैट बने, किस किस के नाम जा रहे हैं, वहां किसी के पकड़ में नहीं आएगा। तो वो क्यों, बड़ा अनफॉर्चुनेट था, लेकिन जीएसटी काउंसिल में ये डिसीजन हुआ कि हम रियल एस्टेट को अभी लेके नहीं आएंगे। ठीक है, आई एम वन ऑफ द मेंबर, आई एम नॉट द जीएसटी काउंसिल ओनली। लेकिन टैक्स रेट को लेकर सबकी यही आशंकाएं थी जो आप जाहिर काफी लोगों की थी। कई राज्यों ने बोला कि लोएस्ट होना चाहिए, कई राज्यों को शायद लगता था कि ज्यादा रेट रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने तो बार बार कहा कि साहब दिल्ली का उदाहरण है, 12.5% से हम 5% टैक्स ले आए बहुत सारी चीजों का, और 32,000 करोड़ से हम 48,000 करोड़ पे बजट ले गए। सिर्फ और सिर्फ हमने कोई, ऐसा नहीं है कि पिछले 2 साल में दिल्ली में कुछ ट्रेड सेक्टर में अचानक बूम आ गया हो कि साहब बहुत नए नए कारोबार खुल गए, नई नई चीजें खुल गई, नहीं हुआ। लेकिन मेन ये है कि टैक्स रेट अगर कम करने का फैसला हम नहीं लेंगे, हमें डर है सरकार कैसे चलेगी। अरे आप लोगों के साथ कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हुए, लोग ही सरकार चलवाएंगे। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया पर इतने जोक्स होते हैं तो उसमें यही होता है जीएसटी समझने के बाद किसका क्या हाल हुआ, ऐसे वीडियोस कुछ होते हैं, जीएसटी कैसे समझे उसे। आप तो समझा रहे हैं लोगों को, तो हम जरा दिल्ली के शिक्षा मंत्री से समझना चाहेंगे। शिक्षा मंत्री के रूप में तो पता नहीं, अभी मैंने तो पहले ही कहा कि मैं जीएसटी का और या टैक्सेशन का कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मेरे डर बहुत के एक्सपर्ट्स अमूमन नहीं समझा पाते हैं, दरअसल इसे सरल भाषा में ही समझने वाला कोई समझा पाता है। नहीं, कहते हैं कि बहुत सारे टैक्स लगने थे, उनको सब्ज्यूम करके अब एक टैक्स कर देंगे, तो इसको जीएसटी हम लोग कह रहे हैं। लेकिन इसमें जैसे मैंने कहा, मेरे समझने के लिए मेरे सवाल ज्यादा हैं, मेरे पास आंसर्स कम हैं। मैं फील्ड में जाता हूं, दुकानदार मेरे से सवाल पूछते हैं, लोग मेरे से सवाल पूछते हैं, वो सवाल लेके मैं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जाता हूं, उनको रखता हूं वहां पे। तो सवाल हैं और कंसर्न्स हैं। जैसे मैं वहां रखा एक चीज को कि साहब कोई प्रोडक्ट आपका 100 रुपए का था, अब नॉर्मल कोर्स में जब वैट रिजीम है, आज तक वैट रिजीम है देश में, वैट रिजीम में अगर उस पर से 12% टैक्स लगता है तो 112 रुपए का प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब उस पर अगर एक्साइज लग के आया तो वो 100 रुपए में शामिल था। अब मान लीजिए आपने उसको, उसी प्रोडक्ट को उठा के एक्साइज प्लस वैट करके 28% कर दिया या 18% कर दिया। कहने के लिए अच्छा लगता है साहब, एक्साइज हो गया तो अब एंटी प्रॉफिटरिंग भी लागू होगा और अब वो रेट सब सब्ज्यूम होके कम से कम हो जाएंगे, लेकिन इफेक्टिवली आप देखिएगा वो उस प्रोडक्ट मार्केट में 118 रुपए का मिल रहा होगा। जो चीज 112 में मिल रही थी, अब 12% वैट था, अब एक्साइज सब्ज्यूम करके आपने उसको 18% या 28% बना दिया। तो दुकानदार या मार्केट में ये नहीं होने वाला है कि वो कहेगा पहले साहब 100 रुपए कीमत थी इसकी, अब क्योंकि एक्साइज तो जीएसटी में जुड़ गया तो मैं इसकी 90 रुपए कीमत कर देता हूं। कोई उसकी 90 रुपए कीमत नहीं करने वाला है, ऊपर से 100 रुपए पे जीएसटी डाल के और लेगा। किसी को तो फायदा होगा, लेकिन इसमें देखिए ना, अगर एक की जेब से निकलता है दूसरे की जेब में जाता है, फायदा किसको हो रहा है फिर? इस पूरी कॉन्सेप्ट में फायदा दिलाने की कोशिश तो सरकार को है कि सरकार को टैक्स मिलेगा, सरकार को टैक्स चोरी होगी। केंद्र और राज्य दोनों के लिए फायदा है। हाँ, केंद्र राज्य दोनों को हो सकता है, लेकिन वो तो आधा आधा है। हाँ। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि सरकार के दृष्टिकोण से अगर हम सारे टैक्सेशन को देखेंगे तो हम कर नहीं पाएंगे ठीक से। हमें लोगों के दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। मैं बार बार मीटिंग्स में भी बोला हूं, मीटिंग्स के कुछ साथी मुझे यहां दिख रहे थे, अभी बैठे थे, यहां बैठे हैं। मीटिंग्स में भी मैंने बार बार कहा है इसके लिए कि साहब आप ऑफिसर्स के सेंट्रिक आपके दृष्टिकोण है, ऑफिसर्स होंगे, सेंटर के ऑफिसर क्या करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर क्या करेंगे, ये सब बाद में सोचना। पहले ये सोचो कि जो आम आदमी है वो टैक्स देगा, व्यापारी टैक्स कलेक्ट करेगा, उसके दृष्टिकोण से पूरे एक्ट को ड्राफ्ट करिए, उसके दृष्टिकोण से पूरे रूल्स को, टैक्सेशन सिस्टम को बनाइए। बड़ा टैक्स रिफॉर्म तब है। आप 2+2+2=6 लिख के कोई सब्ज्यूम करके थोड़ी बड़ा रिफॉर्म होता है। रिफॉर्म तब है जब आप पूरा का पूरा दृष्टि बदल दें और आप बड़े डिसीजन लें। तो
कल की सुबह क्या बदलेगा? कल की सुबह जब एक आम इंसान उठकर बाहर निकलेगा बाजार में, उसकी जिंदगी में क्या वाकई ऐसा? उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलने वाला है। कुछ नहीं उसकी जिंदगी में थोड़ी बहुत कुछ चीजों पे महंगाई हो सकती है, उसको अभी हो नहीं रहा है मार्केट में। आप देखो मार्केट में लोगों की, मैं सोच रहा था मॉल्स में जाइए, मार्केट में जाइए, सब जीएसटी क्लियरेंस सेल। अरे जीएसटी के बाद क्या व्यापार बंद होने वाला है क्या दुनिया में? पर और उसके बाद होगा आफ्टर जीएसटी सेल, ये भी हो सकता है। तो पता नहीं, ये सब मार्केट के रूल्स हैं, गवर्नेंस के रूल्स हैं। सेल से तो उपभोक्ताओं को फायदा है जो जा रहे हैं। तो अब आफ्टर जीएसटी सेल लगे तो अच्छा है, और अच्छा है, चलेंगे शॉपिंग करने। नहीं, वैसे भी सेल का सीजन तो अभी, अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान में सेल के सीजन बहुत सारे होते हैं। मॉनसून सेल, फिर दुर्गा पूजा आ जाएगा, तो बहुत सारी चीजें रहेंगी। लेकिन ये जो कांग्रेस की तरफ से और बाकी पार्टियों की तरफ से कुल बहिष्कार हो रहा है, आप उस तरह के बहिष्कार के समर्थन में हैं या नीतीश कुमार के साथ हैं इस मामले में? मुझे नहीं पता नीतीश कुमार जी कहाँ हैं। नीतीश कुमार सरकार के साथ हैं। देखिए, बात सरकार के साथ और खिलाफ की नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं कि जीएसटी लाना कोई अपराध नहीं है, टैक्स रिफॉर्म करना कोई अपराध नहीं है। लेकिन जब आप बड़े टैक्स रिफॉर्म की बात कर रहे हो तो व्यापारी को और जनता को फायदा दिखना चाहिए। अभी मेरे को होता हुआ नहीं दिख रहा, तो आप इसको रिजीम को, आप उपलब्धि को 1 साल बाद कहते सब हमने देखो जीएसटी लाए, हमने इस देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म किया, मच अवेटेड टैक्स रिफॉर्म किया, और पिछले 1 साल में हमारी ये अचीवमेंट हो गई, तब तो लोगों को लगता है हाँ कुछ हुआ है। अभी तो लोग डर रहे हैं, व्यापारी डरा हुआ बैठा है, आम जनता डरी हुई बैठी है साहब, और आप कह रहे हो सेलिब्रेट करेंगे। क्या सेलिब्रेशन है? आप सेलिब्रेशन के खिलाफ हैं? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है सेलिब्रेशन। मुझे लगता है कि बिना सेलिब्रेशन के आप लागू करते, आपने और बहुत सारे, आप इतने सारे पुलों का उद्घाटन करते हैं, वहां जाके उस इलाके की जनता को बुलाते हैं, ठीक है, वो पुल का, क्योंकि उसका पुल का जनता यूज करने लगती है, आप तमाम चीजों का उद्घाटन करते हैं। पर टैक्स आपने वैट का तो कभी नहीं किया। मुझे याद नहीं है कि जब सेल टैक्स से हम लोग वैट रिजीम में गए थे तब कोई सेलिब्रेशन हुए हों। वो भी बड़ा टैक्स रिफॉर्म था। आज जीएसटी है, कल को हो सकता है दुनिया में कोई और आइडिया आ जाए। मतलब ये आपकी अचीवमेंट्स हो, फिर आप सेलिब्रेट करिए। हमने इतना बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया, आज हमने अचीवमेंट। अभी आप इतना मेगा सेलिब्रेशन, मतलब मुझे खुद को लग रहा है कि क्या ये आजादी के बाद की सबसे बड़ी आजादी आपके हिसाब से नहीं है जो सरकार पैक कर रही है? ये सवाल आपके उस सवाल से जुड़ता है कि कल सुबह इस हॉल से बाहर बैठे हुए, मतलब क्योंकि यहां जीएसटी पे चर्चा कर रहे हैं, तो देयर माइट बी सम रीजन ऑफ पीपल सिटिंग हियर टू बी हियर। इस हॉल से बाहर बैठे हुए लोगों से हम पूछें कि तुम्हारी जिंदगी में कल से क्या बदलेगा, किस चीज से आजाद होने वाले हो? वो कहेगा जी वैट से आजाद हो गए, जीएसटी के शिकंजे में आ गए। पहले 15% देते थे, अब 18% दे रहे हैं। पहले 5% देते थे, अब 20%, 28% दे रहे हैं। वो जिसको पता होगा टैक्स है। बाकी किसी को इसका क्या है? आजादी किस चीज से है? वैट भी हमारा बनाया हुआ था, सेल टैक्स भी हमारा बनाया हुआ था, जीएसटी भी हमारा बनाया हुआ, किस चीज से आजाद है? लेकिन फिर इतने सालों से कोशिशें क्यों होती रही कि एक देश में एक कर लाया जाए? हाँ, तो ये आजादी थोड़ी है। मतलब ये किस चीज से आजादी है? मैं पूछ रहा हूं कि आजादी किस चीज से? विपक्ष में रहते हुए सबने विरोध किया, सत्ता में रहते हुए सबने कहा कि हम लेकर आएंगे। नहीं, हमने भी कहा लेके आइए। हमने कहा आप बहुत बढ़िया है, हर मीटिंग में कंस्ट्रक्टिव पार्टिसिपेशन किया, लेजिस्लेशन ड्राफ्टिंग से लेके, लेकिन जहां ठीक नहीं हो रहा है वहां ठीक नहीं हो रहा है। दूसरा, ये आपने जो लाइन बोली ना, मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग मैं समझने में नाकाम हूं कि ये आजादी किस चीज से है। वैट से आजादी, जीएसटी की गुलामी। वैट खराब था, जीएसटी अच्छा है, ये शब्द दोनों अच्छे हैं, तो आप वैट का ही नाम जीएसटी कर देते, आपको किसने रोका था? अगर शब्दों से इतना प्रेम है। लोगों को टैक्स देना है एंड पीपल वांट टू पे टैक्सेस, आप उनके साथ पार्टनरशिप करिए, और ये सरकार की और जनता की पार्टनरशिप में ही सिस्टम चलता है। वो जितना अफोर्ड कर सकते हैं उतना करिए, नहीं तो वो चोरी करने के लिए बाध्य होंगे। ये हमें समझने की जरूरत है, सरकार को समझने की जरूरत है। तो आपका कहना है कि अब जो सबसे बड़ी चुनौती कम से कम सरकार के सामने आने वाली है वो ये कि वो ग्रे मार्केट का दायरा थोड़ा सा और बढ़ जाएगा? मेरे हिसाब से तो बढ़ने वाला है। मैंने जितना कहा देखा है, दिल्ली के मार्केट को जितना समझा है, मैं दिल्ली के टैक्सेशन सिस्टम को जितना समझा है, और दुनिया भर में ये प्रिंसिपल है, हायर द टैक्स रेट्स मोर द एविजन्स, लोअर द टैक्स रेट्स मोर द कंप्लायंसेस। इस पर कैसे हो सकेगा, इससे काबू में? क्योंकि एक तरफ नोटबंदी हुई कि किसी तरीके से वो जो काला धन है वो निकल आए उस सिस्टम से। अगर ऐसा होगा तो फिर क्या ऐसी कड़ाई नहीं हो गई या सख्ती नहीं हो गई है कि बिना बिल के सामान बेच पाना ही मुश्किल है अब? वो तो पहले भी था। बिना वैट के हम, मतलब हमारे वैट इंस्पेक्टर्स रोज देश भर में, मतलब वैट तो देश भर में लागू था, वैट के इंस्पेक्टर्स देश भर में रोज जा जाके किसी न किसी को पकड़ते ही थे, भाई तुम्हारा तुम बिलिंग नहीं कर रहे हो, हम देख रहे हैं, तुम सुबह से देख रहे हैं। इंस्पेक्शन ऐसे ही होता था।
लेकिन सवाल यह कि आप कहां कहां भेजोगे, कितनी पुलिसिंग करोगे? पुलिसिंग से टैक्सेशन चलेगा क्या? लोग हैप्पीली टैक्स दें। हां जी 5% है हम दे सकते हैं, 10% है हम दे सकते हैं। आप 28% करोगे, सवा गुना कीमत होगी, कैसे देंगे? 18% करोगे, कैसे देंगे? और फिर पहले आप करके देखिए, आप 1-2 महीने लोगों की जिंदगी में बदलाव लाके देखिए, फिर आप देखिए कि कैसे लोग खुश होते हैं, फिर खुशी खुशी देते हैं। मैं तो देखा है ना, 12% से जैसे ही मैं 5% पे लाया, मैंने सेलिब्रेट नहीं किया, लोगों ने सेलिब्रेट किया। लोग आए सेलिब्रेट करने, साहब बहुत बढ़िया हो गया। मैंने फिर अगले बजट में सेलिब्रेट किया, देखा मैंने पिछले बार 12% से 5% टैक्स किया था, हमारा टैक्स कलेक्शन 50% बढ़ गया। मैं अगले बजट में सेलिब्रेट करता हूं फिर। तो आप कह रहे हैं कि ये जश्न तब मनना चाहिए जब लोग कहें ये हमारी आजादी है। आजादी किस चीज से? हम आजादी बहुत आर्थिक बड़ी आजादी कह रही है सरकार। आर्थिक गुलामी में थे क्या हम पहले? मैं इन शब्दों से, इन कॉन्सेप्ट से सहमत नहीं हूं। इतनी मेहनत हम इसको आजादी बताने पे कर रहे हैं, इतनी मेहनत हमने और ब्रेनस्टॉर्मिंग करके लोगों को समझाने में की होती, लोगों की बात समझने में की होती तो ज्यादा अच्छा था। मतलब आजादी किस चीज की है? मैं ठीक है, सरकार कर रही है, अच्छी बात है, वो सेलिब्रेट करके जीएसटी लागू करें, वो बिना सेलिब्रेशन करके, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। बट आपने क्योंकि मुझसे पूछा, आप इसको आजादी मानते हैं, मुझे लगता है आजादी एक बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। फिर हमको आजादी नहीं पता क्या होती है आजादी। एक टैक्स रिजीम से दूसरे टैक्स रिजीम में डेमोक्रेटिक एंड ट्रांसफॉर्मेशन को हम आजादी बोल रहे हैं। आजादी क्या है? दरअसल नोटबंदी की भी शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, कहा गया कि आम लोगों की कमर टूट गई है, गरीब जो सबसे गरीब हैं वो हुए हैं। लेकिन चुनाव के नतीजों में कुछ हद तक ऐसा दिखा कि बीजेपी को इसका फायदा ही मिला था। नोटबंदी के जरिए वो तबका उनके साथ जुड़ा था। आज की तारीख में जीएसटी को लेकर कमोवेश जो आशंकाएं हमारे सामने हैं, वो दरअसल तभी साबित होंगी जब लोग समझेंगे कि उनके फायदे में है या नुकसान में है। आप अपने हिसाब से कब मानेंगे कि ये जो जीएसटी है वो सचमुच में जश्न के लायक था, उसका लॉन्च? देखिए, नोटबंदी भी शुरुआत में आशंकाएं थीं, फिर लोगों ने कंसर्न्स दिखाए तो सरकार नोट गिनने बैठ गई। 15 दिन के अंदर अंदर सारे नोट गिन के बता दिए, साहब अभी तक 11 लाख, कितना बोला था? 11 लाख करोड़, 11 लाख करोड़ आ गए, हमने 15 दिन में गिन के बता दिया। उसके बाद अब से कम 10 महीने हो गए, कहते थे 14 लाख करोड़ नोट हैं हमारे, तो बाकी के 3 लाख करोड़ अभी पिछले 8 महीने में गिन नहीं पाए। तो उसका सच भी अभी कितना सामने आया है, कितना हम देख पाए हैं, अभी तो और बहुत बाद में सामने आएगा। 11 लाख करोड़ गिनने में आपको सिर्फ 15 दिन लगे, और बाकी के 3 लाख करोड़ एज यू क्लेम्ड कि साहब इतना अमाउंट है हमारे पास में, बाकी के 3 लाख आप 8 महीने में गिन नहीं पाए। आप कह रहे थे कमर टूट गई, मैं कहता हूं आपकी 3 लाख करोड़ गिनने में कमर टूट गई, आप गिन नहीं पा रहे हो। तो अभी नोटबंदी को भी हम जजमेंट्स ना दें। नोटबंदी के बारे में कोई चुनाव नोटबंदी का जजमेंट होगा, देश की इकोनॉमी बताती है, लोगों के रोजगार बताते हैं। जहां तक जीएसटी की बात है, आप किस चीज को सफल मानेंगे? अगर लोग हैप्पीली टैक्स देने लगें और ग्रे मार्केट ना बढ़े। दूसरा, व्यापारी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो व्यापारी को रोज ये रिटर्न 3 रिटर्न भरने की है, फिर कहते हैं साहब कंप्यूटर से पॉपअप हो जाएगा। अच्छी बात है, कंप्यूटर से पॉपअप हो जाएगा, मैं विरोध किया इसका कि साहब 3 महीने में ले लो एक बार। अभी वैट भी तो लेते हो, इनकम टैक्स साल में एक बार लेते हो, वैट 3 महीने में एक बार रिटर्न लेते हो, आप यही कर लो। तो उस पर भी सहमति नहीं थी बनी। लेकिन व्यापारी खुश हो, और वो इस पे नहीं कि वो किस पार्टी को समर्थन दे रहा है और किसको नहीं दे रहा है, क्योंकि आप इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे बहुत सारे फैक्टर्स रहेंगे। लेकिन एक आम आदमी, एक आम व्यापारी से चांदनी चौक में, पहाड़गंज में, लक्ष्मी नगर के मार्केट में जाके आप एक व्यापारी से पूछें भाई जीएसटी रिजीम में क्या फायदा हुआ, कुछ आसानी हुई, और वो कहे हां साहब ये आसान हो गया, तब तो बहुत बढ़िया है। और वो कहे साहब जीएसटी रिजीम में तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट के पीछे ही भाग रहे हैं, जितना हम कस्टमर हमें दुकान पे ढूंढता है, हम सीए के घर बैठे रहते हैं। और अभी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी पढ़ना पड़ रहा होगा। अभी तो पढ़ेंगे, अभी तो नोबडी कैन से कि मैं जीएसटी का एक्सपर्ट हूं, अभी तो धीरे धीरे बनेंगे लोग। तो तब मैं मानूंगा कि अब जीएसटी सफल है, टैक्स चोरी रुके, लोग आसानी से टैक्स दें, लोग दुखी होकर टैक्स ना दें। एक आदमी खाना खाने जाए, वो देखे बड़ी मेहनत से 1000 रुपये बचा के ले जाए महीने की सैलरी से, और उसको लगे यार अब 1200-1500 रुपये, 1200 साढ़े 1200 रुपये देने पड़ेंगे, उसकी जगह वो 1100 रुपये दे के आ जाए, 10% टैक्स होगा। तो लोअर टैक्स रेट्स देश में चलेंगे, तब टैक्सेशन सिस्टम ठीक होगा। अभी जो कारोबारी विरोध कर रहे हैं, जो हड़ताल कर रहे हैं, आप उनके सामने क्या रुख है आपका? आप हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं, आप उन्हें समझा रहे हैं?
नहीं, मैं समझा रहा हूं भी जीएसटी एक रियलिटी है, लेकिन अगर उनको कुछ चीज़ ठीक नहीं लग रही तो ये उनका अधिकार है, जनतंत्र है। जनतंत्र में अगर व्यापारियों को लग रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, सही है। और मुझे भी लग रहा है कि कुछ चीज़ों पे देश में आज तक कपड़े पे टैक्स नहीं लगा, देश में आज तक अनाज पे टैक्स नहीं लगा, देश में मतलब कहें एक बहुत जेनरिक सा कंपैरिजन है कि साहब चाय में डुबो के खाने वाला बिस्कुट पे ज़्यादा टैक्स है और सोने के बिस्कुट पे कम टैक्स है। कोई बहुत अच्छा उदाहरण नहीं है ये, लेकिन है, और व्यापारी में इस बात की चर्चा है। अगर है तो उसके सवालों के जवाब दिए जाने चाहिए, उसके कंसर्न्स को एड्रेस किया जाना चाहिए। दिल्ली के लिए आपका आकलन क्या है जीएसटी के बाद, दिल्ली और दिल्ली के लोगों के लिए? देखिए, दिल्ली के लिए दो हैं, मतलब टू फोल्ड है इसमें। पहली बात है कि दिल्ली के व्यापार के लिए, दिल्ली में मीडियम स्केल जो इंडस्ट्री है उसको प्रॉब्लम होने वाली है। मीडियम स्तर का जो व्यापारी है उसको प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि वो अभी भी बहुत सारा जो परचेज करता है ना, वो ऐसे लोगों से करता है जो टैक्स नेट में नहीं आते हैं। अब वो परचेज वहां से करेगा, उसको रिवर्स टैक्स देना पड़ेगा। उधर जब वो बेचेगा तो उसको डबल टैक्स देना पड़ेगा, मतलब एक तरह से उस पर डबल टैक्स हो गया, टैक्सेशन में आ गया। तो मीडियम स्केल व्यापारी जो है वो बहुत नुकसान में रहने वाला है जीएसटी में। दिल्ली सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूं, क्योंकि दिल्ली में हमें जो सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी और एक्साइज टैक्स लेती थी, उसका शेयर नहीं मिलता था। तो हमारा 50% वैट का कलेक्शन सेंटर की किटी में जाएगा, लेकिन एक्साइज और सर्विस टैक्स का 50% कलेक्शन दिल्ली गवर्नमेंट की किटी में आएगा। तो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट की टैक्स किटी में ज्यादा पैसा आएगा, क्योंकि एक्साइज और वैट का पैसा, एक्साइज और सर्विस टैक्स का पैसा हमारे पास नहीं आता था। उसका 50% आएगा, हमारा टैक्स कलेक्शन शायद बढ़ेगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। पर मीडियम स्केल का व्यापारी थोड़ा दुखी रहेगा अभी। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, क्योंकि अभी सारे लोग उन्हीं आंकड़ों में, उन्हीं नियमों में, उन्हीं रेट्स में उलझे हुए हैं। मुझे लगता है कि असली सफलता, जैसा कि आपने कही, तभी पता चल पाएगी जब एक बार सब उस सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। सब उस सिस्टम का। बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।